Welcome, student. Hope you all are fine, happy, and healthy. Now, in our today's class, we are going to focus mainly on the topic number 15.2.2. In this topic, that is the managing the garbages we produce. In this part, we are going to study how we generate a lots of waste in our daily life. For making our life comfortable, we are generating a lots of waste, and obviously we are not managing the waste in proper way. That's why we are polluting our environment. So we will discuss on this topic only, and it is the last topic of this chapter, and in this way we will complete the syllabus of biology. So let us start. Hope you all have collected your pen, pencil and copies, whatever is there, to note the question that has been given by me on reading the NCERT book. So let us start our journey. मैनेजिंग द गार्बेज वी प्रोड्यूस. देखो, आज के डेट में हम लोग बहुत सारे वेस्ट जनरेट करते हैं और इस वेस्ट को जहाँ फेंकते हैं वहाँ पे वो वेस्ट एक्यूमुलेट होते 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 गार्बेज में कन्वर्ट हो जाता है. तो इस गार्बेज को हम मैनेज कैसे करें, क्योंकि अपने लाइफ स्टाइल को हम अच्छा, बेहतर और बेहतर बनाने के चक्कर में हम इतना सारा वेस्ट डेली जनरेट करते हैं कि उसका डिस्पोजल आज के डेट में एक समस्या बन के उभर आया है. तो इस वेस्ट को मैनेज करना, इसका मैनेजमेंट एक बहुत बड़ी समस्या है. ये वेस्ट और उसकी मैनेजमेंट के बारे में आप लोगों ने क्लास 9 में भी पढ़ रखा है, तो इसके ऊपर में इस लेसन में, इस चैप्टर में ज़्यादा डिस्कशन नहीं किया. तो फर्स्ट क्वेश्चन जो आता है वो ये कि डिफाइन वेस्ट. दूसरा लिख लीजिए, हाउ मेनी काइंड ऑफ वेस्ट आर देयर. How many kinds of waste are there? Give example. Give example. और तीसरा क्वेश्चन लिख लीजिए, हाउ शुड वी मैनेज द बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. डिग्रेडेबल वेस्ट. और इसके बाद वाला क्वेश्चन, हाउ कैन वी मैनेज नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. यानी कि जो मैंने आज क्वेश्चन लिखवाया बेटा, हम लोग मेनली इन्हीं क्वेश्चनों पर फोकस करेंगे और इस तरह से ये हमारा टॉपिक जो है वो फिनिश हो जाएगा. सो वी आर गोइंग टू स्टडी और फाइंड आउट द आंसर. डिफाइन वेस्ट. पहला क्वेश्चन हमारा क्या था, वेस्ट क्या है. सो यू विल गेट द आंसर ओवर हियर इन द फर्स्ट 2 लाइन ऑफ दिस पैराग्राफ. इन आवर डेली एक्टिविटीज, जो भी दिन भर के कार्य होते हैं, जो हम लोग करते हैं, वी जनरेट लॉट्स ऑफ मटेरियल. हम बहुत सारे ऐसे मटेरियल जनरेट करते हैं दैट आर थ्रोन अवे, जो हम लोग फेंक देते हैं. व्हाट आर सम ऑफ दिस मटेरियल. ऐसे मटेरियल को हम क्या कहते हैं, दे आर कॉल्ड वेस्ट मटेरियल. क्या कहा जाता है, वेस्ट मटेरियल. ठीक है. अब आता है कि व्हाट आर द डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ वेस्ट मटेरियल. दूसरा क्वेश्चन क्या था, व्हाट आर द डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ वेस्ट मटेरियल. ठीक है ना, डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ वेस्ट मटेरियल. तो वेस्ट मटेरियल के कितने कैटेगरीज हैं भाई, वेस्ट मटेरियल के 2 कैटेगरीज हैं. पहला बायोडिग्रेडेबल और दूसरा डिग्रेडेबल, और दूसरा क्या था, नॉन बायोडिग्रेडेबल. ठीक है. अब यहां क्वेश्चन आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. बायोडिग्रेडेबल वेस्ट किसको बोलते हैं.
जो बायोलॉजिकली डिग्रेड हो जाए, डिग्रेडेबल, मतलब कुछ ऐसे वेस्ट होते हैं, और यू कैन से देयर आर सम ऑर्गेनिक वेस्ट विच कैन बी डिकम्पोज बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड मिक्स इनटू द सॉइल। कुछ ऐसे वेस्ट, जिस ऑर्गेनिक वेस्ट जिसके ऊपर बायो माइक्रो ऑर्गेनिज्म काम करके माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको सड़ा करके उसको मिट्टी में मिला देते हैं, इस तरह के वेस्ट को हम क्या कहते हैं? बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। ऑब्वियसली दिस काइंड ऑफ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट not badly affect the environment because it mix into the soil and thereby it increase the soil fertility. Although if this kind of biodegradable waste is thrown into the water bodies, they pollute the water bodies. मतलब समझ में आया? इस तरह के बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, जिसको फिर से बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो बेटा, कुछ ऐसे वेस्ट होते हैं जो ऑर्गेनिक होते हैं, जो या तो प्लांट बॉडी से आते हैं या एनिमल बॉडी से आते हैं। ऐसे वेस्ट यदि मिट्टी में फेंक दिया जाए तो इस वेस्ट को माइक्रो ऑर्गेनिज्म पूरी तरह से सड़ा करके मिट्टी में मिला देते हैं। इससे मिट्टी की उर्वरता यानी कि फर्टिलिटी बढ़ती है। बट ऐसा ऑर्गेनिक वेस्ट यदि वाटर बॉडीज वगैरह में फेंक दिया जाए तो ओबियसली वहाँ से मछलियों को खाना तो मिलता है, बट वाटर बॉडी का जो वाटर का जो क्वालिटी होता है वो डिग्रेड हो जाता है, वो ख़राब हो जाता है। तो इस तरह से वाटर बॉडी को ये पॉल्यूट भी करता है। तो इसको कैसे मैनेज किया जाएगा? जो भी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उसको सेपरेट करना ज़रूरी है बाकी वेस्ट से। सपोज़ आपके घर में केला का छिलका, प्याज का छिलका, आलू का छिलका, इस तरह के बहुत सारे वेस्ट निकलते हैं, जो इवन खाना जो बच गया वो भी वेस्ट हो जाता है। ऐसे वेस्ट जो प्लांट से आया है या एनिमल से आया है, इसको बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। इसके अलावा आपके घर में और कौन कौन से वेस्ट निकलते हैं? पेपर निकलता है ना, प्लास्टिक्स निकलते हैं बहुत सारे, हैं, रबर्स निकलता है, कांच का टुकड़ा निकलता है, बहुत सारी चीज़ें एल्युमिनियम की और मेटालिक सब्सटेंसेस निकलते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो इनऑर्गेनिक वेस्ट हैं और जो ज़मीन में मिट्टी में नहीं सड़ते। ऐसे वेस्ट को हम लोग नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहते हैं। जैसे कि मैंने बताया प्लास्टिक, जैसे मैंने बताया मेटालिक वेस्ट, ये मिट्टी में नहीं सड़ते। तो ऐसे वेस्ट क्या करेंगे? मिट्टी को पॉल्यूट करेंगे। तो पहले तो इसका मैनेजमेंट कैसे करेंगे? ये दोनों क्वेश्चन का आंसर मिल गया आपको, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। सो देयर आर सम कैटेगरीज ऑफ वेस्ट विच कैन नॉट बी डिकम्पोज बाय द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। सो सच ए काइंड ऑफ वेस्ट आर कॉल्ड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, लाइक प्लास्टिक, लाइक मेटालिक वेस्ट, लाइक ग्लासेस एक्सेट्रा। समझ में आया? तो ये दो कैटेगरी के बारे में हम लोगों ने बात कर लिया। इसके बाद आते हैं हाउ कैन वी मैनेज द बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। तो जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है वैसे वेस्ट को हम मिट्टी के अंदर गाड़ देते हैं, मिट्टी के अंदर पिट बना करके, गड्ढा बना करके गाड़ देते हैं। उससे क्या होता है? वो उसी के अंदर डिकम्पोज होकर के मिट्टी में मिल जाता है और वो मिट्टी को पॉल्यूट भी नहीं करता। समझ में आया? लेकिन जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हैं उसको कैसे मैनेज करेंगे? उसको मैनेज करने के लिए 3R, क्या? 3R, रेड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल। ये 3R हैं। देयर आर 3Rs बाय विच वी कैन मैनेज द नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। फर्स्ट 3R में क्या क्या आता है? फर्स्ट रिड्यूस, मतलब हम लोगों को ऐसे वेस्ट जो नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं, ऐसे वेस्ट के यूज़ को कम करना चाहिए। इसको कम करने से क्या होगा? वेस्ट जनरेशन ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। तो पहले रिड्यूस कीजिए। we should reduce the waste, we should reduce the use of such a kind of waste which are mainly non-biodegradable. In this way we can obviously decrease the amount of waste generation mainly of non-biodegradable substances. तो ये हो गया reduce. दूसरा, if we are able to reuse the
substance or you reuse the waste generated by non-biodegradable substance, we should reuse it. मतलब यदि कुछ ऐसे वेस्ट हैं जिसको हम रीयूज कर सकते हैं, दोबारा यूज कर सकते हैं, वी शुड रीयूज इट, उसे दोबारा यूज कर लेना चाहिए. इससे क्या होगा? वी कैन ऑब्वियसली reduce the use of नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. यदि हम उसको दोबारा यूज़ कर रहे हैं तो वो वैसे सब्सटेंसेस हमें दोबारा ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती. ऐसे वेस्ट हमें दोबारा ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती और नहीं खरीदने का कारण क्या हुआ? उस वेस्ट का जनरेशन कम हो गया. ठीक है. एंड थर्ड है रिसाइकिल. इफ़ द वेस्ट ऑब्वियसली इज़ नॉट इन यूज़ एंड दैट टाइम we should recycle, we should give or we should return this kind of waste to those industry which can recycle this kind of things. Suppose आपके पास कुछ पेप्सी का बोतल आ गया, जनरेट हो गया, आप उस बोतल को रीयूज़ कर सकते हो, दोबारा यूज़ कर सकते हो, है ना. रीयूज़ नहीं कर सकते तो कम से कम क्या कर सकते हो? उसको रिसाइकिल कर सकते हो. जो आपके पास बोतल आया है पेप्सी का, उसको कंपनी को वापस कर दो. बहुत सारे कबाड़ी वाले हैं, वो ख़रीद के लेके जाते हैं और कंपनी के पास ले जाके उसको दे देते हैं. कंपनी वाला क्या करता है? कंपनी वाला उस बोतल को दोबारा गला करके उससे प्लास्टिक निकाल करके उससे फिर दोबारा वो बोतल बना लेता है. तो इस तरह से वो रिसाइकिल हो गया, दोबारा आ गया. तो वेस्ट जनरेशन का जो ये था दौर था, मतलब जो स्पीड, जिस स्पीड से वेस्ट जनरेट हो रहा था, कम से कम कुछ हद तक तो कम हुआ. सो इन दिस वे वी कैन मैनेज द वेस्ट जनरेशन, मेनली द नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस. दीज ऑल द थिंग्स हैज़ ऑलरेडी बी स्टडीड बाई ऑल ऑफ यू इन क्लास 9. तो मुझे नहीं लगता कि इतना ज़्यादा डिटेल में समझाने की भी ज़रूरत होनी चाहिए. ठीक है. चलिए, तो जो मैंने क्वेश्चन दिया उसको आप लोग लिखेंगे. वी हैव सीन इन चैप्टर लाइफ प्रोसेस दैट और फूड दैट वी ईट इन द digested by various enzymes in our body. Have you ever wondered why the some enzyme does not break down everything? मतलब बोल रहा है कि हम जानते हैं कि एंजाइम जो है वो हर चीज़ को तोड़ देता है, ब्रेक डाउन कर देता है. तो एंजाइम किस तरह की चीज़ों को ब्रेक डाउन कर सकता है? हम लोगों ने कहा ना, पढ़ा है ना डाइजेशन वाले चैप्टर में. पेट के अंदर में बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो डाइजेशन करने में मदद करते हैं. बहुत तरह के ऑर्गेनिक वेस्ट को, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को वो ब्रेक डाउन करते हैं. तो एंजाइम क्या करता है? एंजाइम सिर्फ ऑर्गेनिक सब्सटेंस को ही ब्रेक डाउन कर सकता है. इनऑर्गेनिक और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को वो कभी भी क्या नहीं कर सकता? वो उसको डाइजेस्ट नहीं कर सकता, उसको ब्रेक डाउन नहीं कर सकता. सो एंजाइम्स आर द स्पेसिफिक इन देयर एक्शन, यानी कि हर एंजाइम स्पेसिफिक होता है. यानी मान लो कि लिपिड को तोड़ना है तो बहुत सारे एंजाइम्स हैं मौजूद, लेकिन लिपिड को सिर्फ लाइपेज ही तोड़ पाएगा और कोई दूसरा एंजाइम जो भी मौजूद है वो उसको नहीं तोड़ सकता. तो एंजाइम ऑर्गेनिक फूड के लिए स्पेसिफिक होता है. हर ऑर्गेनिक सब्सटेंस को ब्रेक डाउन करने के लिए एक स्पेसिफिक, एक स्पेशल, एक सिंगल एंजाइम होता है. उस जगह पे कोई दूसरा एंजाइम उसके ब्रेक डाउन में मदद नहीं करता है. समझ में आया? स्पेसिफिक एंजाइम्स आर नीडेड फॉर ब्रेकिंग डाउन ऑफ पर्टिकुलर सब्सटेंस. जो मैंने कहा, हर एक पर्टिकुलर सब्सटेंस को तोड़ने के लिए स्पेसिफिक एंजाइम की जरूरत होती है. दैट इज वाई वी विल नॉट गेट एनी एनर्जी इफ वी ईट कोल. अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया, हम कोयला खा लेते हैं या हम प्लास्टिक खा लेते हैं या हम कोई ऐसा चीज़ खा लेते हैं पेट में चला गया जिससे हमें एनर्जी नहीं मिल रही है. क्यों नहीं मिल रही है भाई? सपोज हम घास ही खा लिए, तो घास खाने के बाद हमारे पेट में घास डाइजेस्ट क्यों नहीं हुआ? ग्रास डाइजेस्ट क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ग्रास को डाइजेस्ट करने वाला जो एंजाइम होता है वो गाय बकरियों में मिलता है, हमारे पेट में नहीं मिलता. इसलिए हम घास को
पचा नहीं सकते, डाइजेस्ट नहीं कर सकते। बिकॉज ऑफ दिस मेनी ह्यूमन मेड मटेरियल लाइक प्लास्टिक विल नॉट बी ब्रोकन डाउन बाय द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया। समझ में आया क्यों बैक्टीरिया या कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस तरह के सब्सटेंस को ब्रेक डाउन नहीं कर सकते? क्योंकि उनके पास पर्टिकुलर एंजाइम है ही नहीं इस तरह के प्रोडक्ट को, इस तरह के नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को ब्रेक डाउन करने के लिए उनके पास कोई स्पेसिफिक एंजाइम नहीं है। यदि होता तो वो उस वेस्ट को ब्रेक डाउन कर देते और वेस्ट जनरेशन के लेवल को ऑटोमेटिकली रिड्यूस करा देते, लेकिन ऐसा नहीं होता। अदर सप्रोफाइट दीज मटेरियल विल एक्टेड अपॉन द फिजिकल प्रोसेस। तो इस मटेरियल्स को आप कैसे रिड्यूस कर सकते हो? इसको जला दीजिए आप, जैसे प्लास्टिक है उसको जला दीजिए। मान लीजिए 10 किलो प्लास्टिक है, जल करके कितना हो जाएगा? आधा किलो हो जाएगा, है ना? तो जला करके हम उसको रिड्यूस कर सकते हैं, और या फिर उसको प्रेशराइज करके, उसको प्रेशर दे करके उसको चिपका देना, और चिपका करके ज़मीन को खोद करके उसको उसके अंदर डाल देना। सपोज बहुत सारा प्लास्टिक है, उस सारे प्लास्टिक को हम क्या किए? चिपका दिए। कैसे चिपकाए? मशीन के माध्यम से, और चिपका के एकदम उसके वॉल्यूम को रिड्यूस कर दिए, एकदम थोड़ा सा कर दिए, और फिर मिट्टी में होल करके उसके अंदर डाल दिए। बट अंडर द एम्बियंट कंडीशन फाउंड इन आवर एनवायरनमेंट दे परसिस्ट फॉर लॉन्ग टाइम। लेकिन ऐसा करने के बावजूद वो बहुत लंबे अरसे तक, यानी कि बोल सकते हैं हजारों साल तक परसिस्ट कर सकते हैं। वो वेस्ट ख़त्म नहीं होगा, ऑब्वियसली उस ज़मीन के नीचे वो दबा रहेगा और ज़मीन को पोल्यूट करता रहेगा। समझ में आया ना? सब्सटेंसेस दैट आर ब्रोकन डाउन बाय द बायोलॉजिकल प्रोसेस आर सेड टू बी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। जिस वेस्ट को माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिग्रेड कर दे, तोड़ दे, ब्रेक डाउन कर दे विद द हेल्प ऑफ एंजाइम, उसको क्या कहेंगे हम लोग? बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। मैंने समझा दिया आप लोगों को हाउ मेनी ऑफ द सब्सटेंसेस यू बरीड वेयर बायोडिग्रेडेबल। जो भी चीज़ें आप ज़मीन के अंदर डालते हो, जरा सोचो तो उसमें से किस तरह के सब्सटेंसेस जो हैं बायोडिग्रेडेबल होंगे? वो सब्सटेंसेस जो हमें प्लांट या एनिमल से मिलता है। सब्सटेंसेस दैट वी आर नॉट ब्रोकन डाउन इन दिस मैनर इज सेड टू बी नॉन बायोडिग्रेडेबल। जो सब्सटेंस ना टूट सके किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा, उसे क्या बोलेंगे हम? नॉन बायोडिग्रेडेबल। दिस सब्सटेंसेस में बी इनर्ट and simply persist in environment for a long time and may harm the various member of ecosystem। इस तरह की चीज़ें इकोसिस्टम में ही रह जाती हैं, कभी टूटती नहीं, ब्रेक डाउन नहीं होती, सड़ती नहीं हैं, और नहीं सड़ने के कारण इकोसिस्टम को भी दूषित करती हैं। समझ में आया? बर्बाद कर देती है। चलो आज के लिए इतना ही। चैप्टर ख़त्म हो गया। जो क्वेश्चन दिया उसके आंसर्स लिखो, और सॉरी लास्ट पैराग्राफ था एक, विजिट टू योर सिटी। आप सिटी के यू विल श्योर टू फाइंड हीप ऑफ गार्बेज ऑल ओवर द प्लेसेस। सिटी में जाओ, देखोगे बहुत सारे गार्बेजेस हैं। विजिट एनी प्लेस ऑफ टूरिस्ट इंटरेस्ट विल श्योरली फाउंड द प्लेस वेयर लिटर्ड विथ एम्प्टी ऑफ फूड रैपर्स। कहीं पर भी घूमने जाओगे वहाँ पर बहुत सारे फूड रैपर्स वगैरह फेंके हुए मिलेंगे। लोग क्या करते हैं ना कि इस तरह की चीज़ों को खाते तो हैं, चाहे वो बोतल से रिलेटेड हो या फिर रैपर से रिलेटेड हो, वो कहीं पर भी थ्रो कर देते हैं, और ये रैपर और बोतल क्या करता है? वेस्ट जनरेशन करता है। चलो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।